हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारा पहला सवाल है, वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 280। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। यह आयोग हर 5 साल में गठित होता है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा करता है। राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग उनके लिए उचित राजस्व हिस्सेदारी तय करता है। इसके अतिरिक्त आयोग राज्यों के बीच संतुलित आर्थिक विकास और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है। आयोग की अनुशंसाएं देश के संघीय ढांचों के मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, 5वीं सदी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां अन्य देशों से छात्र अध्ययन करने आते थे। विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अलावा वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। भारत में नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति सम्राट समुद्रगुप्त हैं। उन्हें गुप्त वंश का महान शासक माना जाता है और उनकी सैन्य कुशलता व विजय अभियानों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ, नाम याद रखिएगा, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे वह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। उन्होंने 23 मई 1984 को यह उपलब्धि हासिल की थी, जिससे वे न केवल भारत की बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। बचेंद्री पाल की इस उपलब्धि ने भारतीय महिलाओं के लिए साहसिक खेलों में एक मिसाल कायम की और उन्हें व्यापक प्रशंसा मिली। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली की पहली बार शुरुआत राजस्थान राज्य में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित करना है और स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देना था। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का विकेंद्रीकरण किया गया और लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट गुजरात राज्य में है। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के सभी तटीय राज्यों में सबसे लंबी है। गुजरात के इस तटीय क्षेत्र में कच्छ और सौराष्ट्र के कई महत्वपूर्ण समुद्र तट शामिल हैं, जैसे मांडवी, दीव, पोरबंदर और द्वारका, जो पर्यटन और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1961। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य दहेज की प्रथा पर रोक लगाना और विवाह में दहेज लेने देने को अवैध घोषित करना था। इसके तहत दहेज लेने या देने पर दंड का प्रावधान किया गया, जिससे इस सामाजिक बुराई को नियंत्रित किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1.64% थी। इस दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि में 1991 से 2001 के दशक की तुलना में कमी आई थी, जो जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों का एक संकेत माना गया। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1240। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 ईस्वी में हटाया गया था। वह 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्ताना बनी और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया के शासनकाल में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। उनके साहसी और स्वतंत्र स्वभाव से दरबार के कई प्रमुख और अमीर असंतुष्ट हो गए थे। उन्होंने एक अफ्रीकी गुलाम याकूत को उच्च पद पर नियुक्त किया, जिससे सामंतों में असंतोष बढ़ा। 1240 में बगावत के चलते उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी और जलालुद्दीन रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिल्ली का शासक बना। हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट वर्ष 1784 में पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश सांसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को सुधारने और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप किया और एक नए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिससे कंपनी की कामकाज पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को शुरू हुआ था, में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। इस युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में मीर जाफर और अन्य बंगाली सरदारों के साथ गुप्त समझौता कर नवाब की सेना में विभाजन पैदा किया। इस रणनीति के कारण सिराजुद्दौला की सेना कमज़ोर हो गई, जिससे ब्रिटिश सेना को जीत मिली। प्लासी की इस जीत ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को मजबूत किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चटर्जी भी कहते हैं। यह उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था और इसे बंगला भाषा का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। दुर्गेश नंदिनी में राजपूत और मुगल संस्कृतियों के बीच का संघर्ष और प्रेम कहानी दर्शाई गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी ने उस समय के पाठकों में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया और इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों की शुरुआत हुई। हमारा अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा टेनिस। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है जिसे देशों के बीच में खेला जाता है। डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई थी। इस बात पर ध्यान रखिएगा, डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई थी और इसे दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित टीम टेनिस प्रतियोगिता में से एक माना जाता है। इसमें विभिन्न देश की टीमें प्रतिस्पर्धा करती है और हर साल विजेता टीम को डेविस कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 1.5 लाख। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक ही खोला जा सकता है और जमा की गई राशि पर आकर्षक ब्याज दर प्राप्त होती है। इसके अलावा इस योजना के तहत जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का भी लाभ
मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। यह पुस्तक 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी और इसमें डार्विन ने विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने प्राकृतिक चयन की अवधारणा का वर्णन किया, जिसके अनुसार केवल वे जीवित प्रजातियां ही जीवित रहती है जो अपने परिवेश के अनुसार खुद को अनुकूलित कर पाती है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और आधुनिक विज्ञान को गहरे रूप से प्रभावित किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत लौटे थे? तो इसका सही जवाब होगा 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। उन्होंने करीब 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के अपने सिद्धांतों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके भारत आगमन की इस तिथि को हर साल भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी भारत कब वापस आए थे? तो इसका सही जवाब होगा 9 जनवरी 1915। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों का हवाला देते हुए बंगाल को 2 भागों में बांटना था, पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिमी बंगाल। हालांकि विभाजन के पीछे का असली उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन पैदा करना था। इस विभाजन का व्यापक विरोध हुआ और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और स्वदेशी आंदोलन को भी जन्म दिया। हमारा अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं? तो इसका सही जवाब होगा समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है, जो मौलिक अधिकारों के तहत आता है। इसे समानता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता है और न ही किसी के साथ भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या स्थिति कुछ भी हो, कानून के अंतर्गत समान सुरक्षा और समान अधिकार प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1907 में हुआ था। यह विभाजन सूरत में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, जहां कांग्रेस के 2 मुख्य धड़े बने, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इस विभाजन का कारण दोनों समूहों के बीच स्वतंत्रता संग्राम की रणनीतियों को लेकर मतभेद था। नरम दल धीरे धीरे सुधार की नीति में विश्वास रखते थे, जबकि गरम दल ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन की वकालत करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी में कई छोटे छोटे द्वीप और प्रवाल भित्तियाँ हैं, जिनमें प्रसिद्ध राम सेतु या एडम्स ब्रिज भी शामिल है, जो पारंपरिक रूप से भारत के रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना है। इस दिन की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ शिखर सम्मेलन यानी टाइगर समिट में हुई थी, जहां बाघ संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने और बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग, वी द पीपल से शुरुआत होती है, जो कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के शासन का प्रतीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिकता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 सांसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश या स्थापना के माध्यम से शामिल कर सके। इसका मतलब है कि सांसद कानून द्वारा किसी भी नए क्षेत्र या देश को भारत का हिस्सा बना सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत सांसद के पास नए राज्यों का निर्माण और उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति होती है, जिससे भारतीय क्षेत्र का विकास किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। उन्हें 1973 में यह सम्मानजनक पद प्रदान किया गया। सैम मानेकशॉ का भारतीय सेना में योगदान विशेष रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। उनकी कुशल रणनीति और नेतृत्व क्षमता के कारण भारत ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और इसके लिए उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा NHA। आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है, ताकि नागरिकों को एक डिजिटल हेल्थ ID मिले, जिसमें उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी सुरक्षित तरीके से संग्रहित की जा सके। ABDM के तहत नागरिकों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप से सुलभ होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान और प्रभावी हो जाएगी। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।